नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान के बड़े प्लान की, एलपीजी किल्लत पर देश में मचे बवाल की, देखेंगे कैसे विपक्ष ने बढ़ाई मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने किन मुद्दों पर दिया जोर। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। जानेंगे असम विधानसभा चुनाव के लिए क्या है कांग्रेस की तैयारी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता का मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन याचिका पर टली सुनवाई। 30 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत ने लिया बड़ा फैसला, कहा एआई संभालेगा सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग और बेंच आवंटन का काम। व्यवस्था की खामियों को दूर करना है इसका मकसद। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कैश फॉर क्वेरी केस में कोर्ट ने खारिज की याचिका, सीबीआई को जारी किया नोटिस। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद वीआईपी सुरक्षा हुई कड़ी, अब अतिरिक्त जवान रहेंगे तैनात। 11 मार्च की रात पूर्व सीएम पर हुआ था हमला। शेयर बाजार में गिरावट, 1470 अंकों की गिरावट के साथ 74,563 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 488 अंकों की गिरावट के साथ 23,151 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के देश के नाम पहले संबोधन के बाद मिडिल ईस्ट में जंग और भीषण होती दिखाई दे रही है। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान पूरी ताकत के साथ मैदान में डटा हुआ है। जंग के बीच एक अमेरिकी प्लेन क्रैश हो गया, वहीं इजरायल में भयंकर तबाही मची हुई है। इस बीच तेहरान में भी जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। तो कैसे आगे बढ़ रही मिडिल ईस्ट की ये जंग, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 14 दिन से मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन की बौछार हो रही है। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर इस जंग की शुरुआत की, लेकिन अब ईरान के जवाबी हमलों ने उसकी नींद भी उड़ा दी है, क्योंकि ईरानी हमलों को रोकने में अमेरिका और इजरायल की डिफेंस प्रणालियां फेल साबित हो रही हैं, खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट में। कहा यह जा रहा है कि ईरान समंदर में अपनी कामिकाजी ड्रोन बोट से गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बोट एक साथ कई संख्या में ईरान छोड़ता है, जिसे इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। 8 लाख रुपए की एक बोट को गिराने के लिए अमेरिका को 20 से 30 लाख डॉलर की मिसाइल दागनी पड़ती है। यानी ईरानी हमले अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। ईरान की इस ताकत के पीछे उसकी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी के पूर्व चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी का हाथ बताया जा रहा है। इस जंग में ईरान के मजबूती से जमे रहने के पीछे मोज़ैक डिफेंस सिस्टम है, जिसका मकसद ये पक्का रखना है कि अगर ईरान का नेतृत्व पूरी तरह से खत्म हो जाए तो भी जंग जारी रहे। इराक युद्ध से सबक लेकर जाफरी ने यह सिद्धांत बनाया था, जिसके तहत ईरानी सैन्य बल को विकेंद्रीकृत करने का काम किया गया। यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल की ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पाई है, बल्कि ईरानी सेना ने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमले किए। आईआरजीसी ने बताया, ईरानी सेना ने उत्तरी इजराइल, किरियात शमोना, हदेरा, हाइफा और बहरीन में अमेरिकी 5वां बेड़ा और क्षेत्र में अन्य अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में खुर्रम शहर, खैबर, शेकान, फताह, इमाद और कद्र मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पूर्वी भूमध्य सागर में नाटो के एयर डिफेंस ने ईरान से तुर्की की ओर दागे गए तीसरे बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है। सऊदी अरब ने दिन भर में 56 ड्रोन रोकने का दावा किया है। वहीं पश्चिमी इराक में अमेरिकी एयरफोर्स का KC-135 स्ट्रेटो टैंकर रिफ्यूलिंग विमान क्रैश हो गया है, जबकि एक अमेरिकी कार्गो प्लेन का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद उसे इजराइल के तेल अवीव में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान ने लैंडिंग से पहले स्क्वाक 7700 कोड का इस्तेमाल किया, जो गंभीर आपात स्थिति का संकेत देता है। यानी अमेरिकी सेना को इस जंग का काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को अभी भी धमकियां दी जा रही हैं। अब उन्होंने G7 देशों के साथ बातचीत के बीच दावा किया है कि ईरान बहुत जल्दी सरेंडर कर देगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। उन्होंने नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के समर्थन में अल कुद्स रैली निकाली और इस दौरान इजरायली झंडे को भी फूंक दिया। रैली के बीच तेहरान में धमाके की भी खबर आई है, जिसकी निंदा करते हुए ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा, अल कुद्स प्रदर्शनों के दौरान इजरायली हमले उसकी कमजोरी और भ्रम को दर्शाते हैं। ये हमले डर का नतीजा हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप के साथ समस्या यह है कि वो ये समझने में असमर्थ रहे हैं कि ईरानी लोग मजबूत, जागरूक और दृढ़ निश्चयी हैं। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। ऐसे में यह तय है कि फिलहाल जंग खत्म नहीं होने वाली। पश्चिम एशिया में मची तबाही अब भारत को भी छूने लगी है, जिसका सीधा असर देश की जनता पर पड़ रहा है। पूरे देश में एलपीजी की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जिसे लेकर संसद में भी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है, तो दूसरी तरफ सवालों से बचने के लिए मोदी सरकार इस मंजर को अफवाह करार दे रही है, लेकिन विपक्ष अपने हमले बरकरार रखे हुए है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग की चिंगारी अब भारत पहुंच चुकी है। एलपीजी किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही मोदी जवाब दो के नारे लगाए। संसद के बाहर इस प्रदर्शन ने सरकार की टेंशन बढ़ाई, तो वहीं राज्यसभा में कांग्रेस के अनोखे प्रदर्शन ने भी सियासी गलियारों का माहौल गर्मा दिया। दरअसल इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता एलपीजी सिलेंडर का जनाजा निकालते नजर आए। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट किया। अगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले उनके मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, करोड़ों कार्यकर्ता और उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथी अंडरग्राउंड क्यों हो गए हैं? वो भूमिगत ठिकानों से निकले और जनता के बीच जाकर गैस एजेंसियों से गैस दिलवाएं। अब क्या जनता भाजपाइयों के घरों का घेराव करे या उनके कार्यालयों, प्रतिष्ठानों या फिर उनकी गाड़ियों का? सच तो ये है कि किल्लत जितनी बढ़ती है, भाजपा उतना ही उसे नकारने का झूठ बढ़ा देती है। कोरोना में ऑक्सीजन गैस से लेकर आज खाने और अन्य तरह की गैस हो या फिर खाद की किल्लत, सबके बारे में भाजपाइयों की यही चाल रहती है। भाजपा आपदा में कालाबाजारी ढूंढ लेती है। भाजपा की गलतियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते? सत्ताधारी भाजपा और झूठी सेवा का शताब्दीय दावा करने वाले उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथी भूख से तड़प रहे लोगों के लिए मुफ्त भोजनालय चलाएं, नहीं तो नजर न आए। विपक्ष के इन हमलों से सरकार सख्ते में आ गई है और अपनी सफाई में जनता की परेशानी को बार बार अफवाह बता रही है। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो विपक्ष को ही गलत बता दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसी भी अप्रत्याशित घटना, जिसमें सप्लाई चेन में रुकावटें और एलपीजी शामिल है, इसका सामना करने की तैयारी कैसे कर रही है। विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। They are not willing to hear the reply. अब देखना ये होगा कि जनता की परेशानी और विपक्ष के हमलों से बीजेपी सरकार कब तक बचती है। देश में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है, तो संकट में इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी हैं। उन पर महाभियोग की तलवार लटक रही है। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में इसका नोटिस दे दिया है और इस प्रस्ताव के लिए जरूरी आंकड़े को भी उसने पार कर लिया है। तो क्या है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के इस महाभियोग प्रस्ताव को लेकर पूरी खबर जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए विपक्ष ने लामबंदी शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के कुल 193 सांसदों ने सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दाखिल किया है। नियम के मुताबिक महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। विपक्ष ने इस आंकड़े को पार कर लिया है। लोकसभा से इस प्रस्ताव पर 130 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि राज्यसभा में 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। यानी इस प्रस्ताव को कुल 193 सांसदों का समर्थन मिल गया है, जबकि जरूरत केवल 150 से ज्यादा सांसदों की है। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 सूत्रीय आरोप पत्र तैयार किया है, जिसमें मुख्य रूप से बिहार का एसआईआर घोटाला, मतदाता सूची से खास वर्ग के नाम हटाना और सत्ता पक्ष के प्रति झुकाव जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ममता बनर्जी समेत कई नेताओं का दावा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहने के बजाय सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। इस नोटिस में सिद्ध कदाचार यानी प्रूवन मिसबिहेवियर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो उनकी कुर्सी के लिए बड़ा खतरा है। अब नोटिस मिलने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाएंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और कानूनविद शामिल होंगे। अगर कमेटी आरोपों को सही पाती है तो ये मामला संसद में वोटिंग के लिए आएगा और इसे पास करने के लिए विशेष बहुमत यानी उपस्थित सदस्यों का 2/3 जरूरी है। आखिर में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही सीसी को पद से मुक्त किया जा सकता है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब 5 राज्यों में चुनाव नजदीक है।
जानकारों का मानना है कि महाभियोग पास हो न हो, लेकिन विपक्ष ने चुनाव आयोग पर दबाव जरूर बना दिया है। 16 मार्च को संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर इस प्रस्ताव की दिशा तय होगी कि क्या ज्ञानेश कुमार की विदाई होने वाली है। पूरे देश की निगाहें अब इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है, तो बीजेपी भी राहुल गांधी के निशाने पर आ गई। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी यूपी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लखनऊ में आयोजित संविधान सम्मेलन में जनता को संबोधित किया। राहुल ने बसपा संस्थापक कांशीराम के संघर्षों को भी याद किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जमकर घेराबंदी भी की। तो क्या है ये पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 13 मार्च को यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कांशीराम जयंती के मौके पर आयोजित सामाजिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि कांशीराम जी समाज में बराबरी की बात करते थे। हम कांशीराम जी के संघर्ष, उनके विजन और भारत की राजनीति पर उनके प्रभाव को याद करते हैं और दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। इस दौरान राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने देश की सुरक्षा से समझौता कर दिया है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर दिया है, क्योंकि अब अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहां से लेंगे। मैंने संसद में एपस्टीन का नाम लिया तो स्पीकर ने मुझे बोलने से रोक दिया। मंत्री हरदीप पुरी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इनका नाम एपस्टीन फाइल्स में है और ये एपस्टीन के दोस्त रहे हैं। हरदीप पुरी की बेटी की कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा है। जैसे ही मैंने संसद में ये बात रखी तो स्पीकर ने फिर मुझे बोलने से रोक दिया। यानी नरेंद्र मोदी दोनों साइड से फंसे हैं। एक तरफ एपस्टीन फाइल्स हैं, दूसरी तरफ अडानी केस है। उन्होंने सीधे पीएम मोदी को घेरते हुए उन पर मानसिक तौर पर खत्म होने का आरोप लगाया और कहा, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अडानी मामले में भी मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा, वो अडानी कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं है, वो ऐसे है, यूं है। और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वो अडानी कंपनी में है। और इस बात को अमेरिकनों ने समझ लिया और पकड़ लिया। इसलिए अमेरिका में केस किया है। भाई और बहनों, वो केस अडानी जी के खिलाफ नहीं है, वो केस सीधा मोदी जी के खिलाफ है। राहुल ने सवाल किया कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पिछले 4 महीने से रुकी हुई थी, क्योंकि सरकार कृषि सेक्टर से समझौता नहीं करना चाहती थी। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डेटा अमेरिका को सौंप दिया, अमेरिका के लिए हिंदुस्तान का पूरा बाजार खोल दिया। अमेरिका से कहा कि हर साल 9 लाख करोड़ का सामान खरीदेंगे। अगर अमेरिका का सामान भारत आएगा तो हमारे किसानों और व्यापारियों का क्या होगा? राहुल गांधी के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह वो 2027 के यूपी चुनाव से पहले जनता से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, उसका फायदा उन्हें चुनाव में मिल सकता है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी किस तरह पलटवार करती है। अगले साल के यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं असम में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली में पार्टी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में और क्या है असम चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने दिल्ली मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट पर मोहर लगाई गई है और इन नामों का ऐलान भी जल्द ही कर दिया जाएगा। वहीं इस बैठक में चुनावी रणनीतियों को भी धार दी गई। बैठक को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में असम विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर नई दिल्ली में आयोजित पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सहभागिता की। राज्य की राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक तैयारियों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। एक तरफ कांग्रेस बैठकें कर चुनावी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में बीजेपी विपक्ष से घबराई हुई दिखाई दे रही है। जैसा आप जानते हैं कि असम में कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें 42 लोगों का नाम शामिल है और इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई का भी नाम है।
जो जोरहाट सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ये वही सीट है जहां से पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लेकिन अब बीजेपी को अपने से सुरक्षित सीट पर भरोसा नहीं रहा। ये इस बात से साफ हो रहा है कि लिस्ट जारी होने के बाद गोगोई ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को जोरहाट से लड़ने की चुनौती दी थी। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जोरहाट से चुनाव लड़ने के बजाय किसी सुरक्षित सीट की तलाश में नजर आ रही हैं। इस सीट पर उन्हें हार का डर सता रहा है, यानी जिस सीट पर बीजेपी 2 बार चुनाव जीतती आई, वहीं से उसको अपनी हार का डर सता रहा है। और यही नहीं, बल्कि असम चुनाव के लिए कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की खबरें भी तेज हैं। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई रांची में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संभावित राजनीतिक तालमेल और रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद से दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। और अगर ऐसा होता है तो असम विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी में पहले से ही डर का माहौल है, वहीं गठबंधन हो जाने से बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। कांग्रेस ने चुनाव के लिए कमर कस ली है तो चुनाव आयोग भी एक्टिव मोड में है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल ही में आयोग की टीम ने राज्य का दौरा भी किया था और अब अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे राज्य सरकार का गुस्सा फूट पड़ा और आयोग के मंसूबे पर सवाल उठने लगे हैं। तो क्यों सवालों से घिरा चुनाव आयोग, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव आयोग ने 152 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को एसडीएम, समकक्ष या उच्चतर स्तर के अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किया है। चुनाव आयोग की सूचना के मुताबिक अब सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के एसडीएम, समकक्ष या उच्चतर स्तर के रिटर्निंग अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ये कदम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कड़े विरोध के बावजूद उठाया गया, जिसे लेकर सियासी पारा हाई है और विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग को लगातार घेर रहा है। विपक्ष की ओर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चुनावी धांधली की कोई नई साजिश है। जैसे आप जानते हैं कि जल्द ही राज्य में चुनाव होने हैं और विपक्ष तो पहले से ही बीजेपी और आयोग पर चुनाव में घोटाले के आरोप लगा रहा है। आपको याद होगा, हाल ही में बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी इस्तीफा दिया, जिसके बाद आरएन रवि नए गवर्नर बने। इसे लेकर भी ममता सरकार ने गंभीर सवाल उठाए थे। साथ ही आरोप लगाया था कि जानबूझकर ऐसा कराया गया ताकि चुनाव में आयोग और बीजेपी को धांधली करने में आसानी हो। हालांकि विपक्ष की आवाज को अनसुना कर दिया गया था और अब चुनाव आयोग के इस नए फैसले ने एक बार और विपक्ष का गुस्सा बढ़ा दिया है। इन सब के बीच खबर ये भी है कि चुनाव आयोग 16 मार्च को राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव 2 फेज में होने की संभावना है। पहला फेज अप्रैल के दूसरे हफ्ते के आखिरी में या तीसरे हफ्ते में हो सकता है। चुनाव आयोग और ममता सरकार में टकराव बढ़ता नजर आ रहा है तो संसद में भी तीखी बहस देखी जा रही है। बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है, जिससे सदन में काफी गहमागहमी देखी गई। विरोध के बीच सदन की कार्यवाही 16 मार्च तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। तो क्या कुछ हुआ सदन में आज, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 5वें दिन भी विपक्ष केंद्र सरकार पर हावी नजर आया। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। गहमा गहमी के चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित भी हुई। हालांकि बाद में जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ये विधेयक पटल पर रखा। इसका मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी जीवन गुणवत्ता सुधारना बताया गया है और आने वाले दिनों में इस पर चर्चा की भी संभावना है। वहीं विपक्ष ने 8 सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। गौरतलब है कि संसद के इस बजट सत्र के पहले चरण में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को बोलने न देने पर विरोध करने वाले कांग्रेस के 7 और सीपीआई-एम के 1 सांसद को निलंबित कर दिया गया था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी नेताओं को भरोसा दिलाया कि वो इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखेंगे। इस विरोध के बीच सदन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को मंजूरी दे दी, जिससे सरकार को अतिरिक्त खर्च की इजाजत मिल गई है। इधर लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी माहौल गर्माया रहा। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि टीवी चैनलों पर दिन भर सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दी जाती है। इस बयान के बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई। टीवी स्क्रीन पर किसानों की बदहाली और नौजवानों की बेरोजगारी पर बहस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्राइम टाइम के लिए लब जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, थूक जिहाद और यहां तक कि यूपीएससी जिहाद
जिहाद जैसे कार्यक्रम बन रहे हैं, टीवी स्टूडियो अदालत बन गए और कानून की किताब की जगह टीआरपी से फैसले तय हो रहे हैं। भारत के संविधान और अदालतों के इकबाल पर मीडिया की हनक का बुलडोजर चल रहा है। इसके अलावा सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने सुरक्षा बलों यानी सीएपीएफ के कैडर अधिकारियों के अधिकारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, सीएपीएफ अधिकारी संसद से लेकर सीमाओं तक की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उन्हें पहली पदोन्नति के लिए 10-15 साल का इंतजार करना पड़ता है। ये स्थिति उनके मनोबल को गिराने वाली है। कुल मिलाकर सत्र का ये दिन विपक्ष के नाम रहा। अब 16 मार्च को जब सदन दोबारा शुरू होगा तो उस दिन क्या घटनाक्रम देखने को मिलता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। यूपी में चुनावी साल है और इस साल कांग्रेस एक कुछ नया प्रयोग करने जा रही है। वो काशीराम के जन्मदिन को 15 तारीख को बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, ये वही वोट बैंक है जो मायावती का वोट बैंक हुआ करता था, यानी कि कांग्रेस उस सिलेंडर को इस्तेमाल करेगी जिसे मायावती ने बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है और मायावती अब किसी और के चूल्हे की रोटी खा रही हैं। अब देखना यह है कि मायावती क्या करेंगी और कांग्रेस को इस चूल्हे पर बनाई हुई रोटी क्या हजम हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।